और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को आपने गिब्स फ्री एनर्जी जो आपने अभी तक पढ़ी है उसी की हेल्प से डिराइव करना है। एक मैथमेटिकल रिलेशन आपके सामने आएगी और ये क्या रिलेशन होगी, देखिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में आप चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हो। ध्यान से सुनो क्या कह रही हूँ, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को ही कैलकुलेट करने वाले हो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हमें इसको डिराइव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करना है, गिब्स फ्री एनर्जी वाले रिलेशन से स्टार्ट करना है। और अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी तो G इज इक्वल टू H माइनस Ts के इक्वल होता है। G हमारा H इज इक्वल टू H माइनस Ts के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये सपोज कीजिए, देखो आप सभी को पता है गिब्स फ्री एनर्जी को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमें इसके चेंज की बात करनी पड़ेगी। और जब हम चेंज की बात करेंगे तो वो चेंज वैल्यूज जो कैलकुलेट की जाती हैं उसके लिए हमें इस सिस्टम की इनिशियल वैल्यूज का पता होना चाहिए और फाइनल वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, सपोज करो इनिशियल स्टेट में मेरा गिब्स फ्री एनर्जी, इनिशियल स्टेट में गिब्स फ्री एनर्जी G1 थी, फाइनल स्टेट में जाने के बाद G2 हो गई है। यहां अलग से ही इन चीजों को लिख लेते हैं। चलो, सिस्टम था स्टेट 1 में इनिशियल स्टेट पर, और कुछ चेंजेस करने के बाद ये फाइनल स्टेट पर पहुंचा, फाइनल स्टेट पर जो कि आपका स्टेट 2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सपोज कीजिए कि जिस टाइम पे मेरा सिस्टम इनिशियल स्टेट पर था तो वहां पर इसकी जो एंथैल्पी है सपोज H1 थी, और इसके बाद एंट्रोपी इसकी मान लो S1 थी, और जब H1 एंथैल्पी S1 एंट्रोपी थी उस टाइम पे सपोज कीजिए हमारी गिब्स फ्री एनर्जी G1 अगर हो, और उस टाइम पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मेरा सिस्टम स्टेट 1 पर H1 हमारी एंथैल्पी, S1 हमारी एंट्रोपी और G1 अगर गिब्स फ्री एनर्जी रख रहा है, और साथ ही साथ ये फाइनल स्टेट में जब हम इस सिस्टम में चेंज करते हैं तो एंथैल्पी हमारी H2 हो जाए अगर, और एंट्रोपी S2 हो जाए, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होकर अगर G2 हो जाती है, तो इस रिलेशन में हमारा क्या चेंज आ जाएगा, जो ये हमारे रिलेशन है इस रिलेशन में क्या चेंज आएगा, यहां से गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी हमारी किसके इक्वल आएगी, इज इक्वल टू H1 माइनस T एज इट इज रहेगा क्योंकि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट लिया है, और एंट्रोपी आपकी S1 हो जाएगी। इसी तरह से फाइनल स्टेट पर G2 की वैल्यू क्या होगी, फाइनल स्टेट पर G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 के इक्वल हो जाएगा। यही रहेगा ना, ये हमारी इनिशियल स्टेट, ये हमारी फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी। और हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें चेंज कैलकुलेट करना पड़ता है। सिमिलर वे में आप एंथैल्पी और एंट्रोपी के लिए भी कहते हो वैसे तो, बट यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, तो हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम इसके चेंज की बात करेंगे, और चेंज के लिए आप क्या करते हो, फाइनल स्टेट की वैल्यू मतलब फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब इस इक्वेशन में से हमें ये इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी। फाइनल स्टेट की इक्वेशन हमारी गिब्स फ्री एनर्जी के लिए ये है और इनिशियल स्टेट की ये है, तो माइनस करेंगे तब क्या आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट हैंड साइड से हमारी राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होंगी, तो H2 माइनस TS2 ये तो हो गया हमारा फाइनल स्टेट, माइनस H1 माइनस TS1 ये होगी हमारी इनिशियल स्टेट। इसमें हम एंथैल्पी वाले टर्म्स को साथ कर लेते हैं और एंट्रोपी वाले टर्म्स को साथ अगर करते हैं तो H2 माइनस H1 लिख सकते हैं हम इसको, ये वाला फैक्टर इसके साथ लिख दिया, फिर माइनस साइन के साथ TS2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस TS1 प्लस TS1। अब इसमें अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं इन दोनों फैक्टर्स में, अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूंगी तो ये किसके इक्वल आएगा, H2 माइनस ऊपर लिख लेते हैं इसके बाद मैं ऊपर लिख रही हूँ सारा फैक्टर G2 माइनस G1 किसके इक्वल आ चुका है, H2 माइनस
H1 माइनस, इसमें नेगेटिव साइन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वाला फैक्टर पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा TS2 माइनस TS1 बन जाएगा। और इसमें हमारा T जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। T को हम बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस TS2 माइनस S1, और ये है हमारा H2 माइनस H1 के इक्वल इज इक्वल टू G2 माइनस G1। ये इक्वेशन आ गई है। और ये हमारी इनिशियल स्टेट की फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमारी इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी। तो फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी से जब आप इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और सिमिलर वे में यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? एंथैल्पी इन फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी इन इनिशियल स्टेट। तो यहाँ से हमें चेंज इन एंथैल्पी मिलेगा माइनस T, एंट्रोपी भी इसी फॉर्म में है, फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज के फॉर्म में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और जब मैंने आपको कहा कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ही कैलकुलेट कर रहे हैं। चेंज तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट साथ में मैंने क्या कहा था? एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये चीज ध्यान रखना, हमने चेंज सिर्फ नहीं कैलकुलेट करना है इसमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में, हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स हो या इन टर्म्स ऑफ कह लो या एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल हमने डेल्टा G को कैलकुलेट कर लिया है, अब इसको एज अ फंक्शन हमें ट्रीट कराना है किसका? हमारे टेम्परेचर का। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ये इक्वेशन याद रखना, चेंज के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है, तो इसी इक्वेशन को हम बाद में यूज करने वाले हैं। मैं ये इक्वेशन साइड में लिख रही हूँ आपकी। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये इक्वेशन आई आपकी, इसको हम बाद में यूज करेंगे। इसके अलावा अब हमें क्या करना है? देखिए, हमें अब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ट्रीट कराना है यहाँ पर। तो उसके लिए आप क्या करोगे? G किसके इक्वल है? हमारा H माइनस TS, फिर से हमने यही फैक्टर लिया। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये पता है कि H की वैल्यू किसके इक्वल होती है? U प्लस PV के, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो G किसके इक्वल आ जाएगा? G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS के इक्वल आया, U प्लस PV माइनस TS के इक्वल आया। और ये वाला फैक्टर हमारा कहाँ से आया है? एंथैल्पी की वैल्यू पुट करके। अब इसको मतलब इस इक्वेशन को ओवरऑल डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग दी अबव इक्वेशन ऑन डिफरेंशिएटिंग the above equation। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि हम जो भी स्टेप कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है। हमेशा ये चीज आप ध्यान रखो कि करना क्या है, मतलब डिराइव क्या करना है, उसी के बेसिस पर हम अपने स्टेप्स करेंगे। तो अगर मुझे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन करनी थी कैलकुलेट, तो वहां पे मुझे ये पता था कि डेल्टा G मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है, बट मुझे वो क्या चाहिए? एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चाहिए। इस वजह से हम वहां पर स्टॉप ना करके आगे का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। और कोई भी स्टेप आप कर रहे हो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, हमें बस ऐसे फालतू में कुछ भी नहीं कर देना है। तो यहाँ जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने से dg इज इक्वल टू, कोई भी टर्म को हम कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं, ओवरऑल डिफरेंशिएट करना है, तो dg इज इक्वल टू du प्लस pdv, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब माइनस, फिर से हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस TdS, माइनस साइन बाहर है तो अंदर भी हमारा कौन सा हो जाएगा? साइन चेंज होंगे ना, माइनस SdT। ये इक्वेशन आई आपके पास। अब इसमें जिस तरह से आपने पिछले कुछ इक्वेशंस को सॉल्व किया था, मैथमेटिकल रिलेशंस को सॉल्व किया था, कि इस टाइप से कुछ इक्वेशन आने के बाद हम इनमें से कोई फैक्टर ऐसा ले लेते हैं जिसकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, वो फैक्टर्स यूज करेंगे और उनको यूज करके इन टर्म्स को एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दो रिलेशंस हैं। कौन कौन सी रिलेशंस हैं? देखो यहाँ पर पहले फैक्टर्स देख लो क्या क्या है। du
क्या du कहीं पे पड़ा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप du पढ़ते हो। pdv उसी इक्वेशन में ही आता है, vdp कहीं नहीं आता, tds आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है उसमें आता है, माइनस sdt कहीं नहीं आता। तो हमें यहाँ पर दो फैक्टर्स दिखे कि जिनको हम यूज कर सकते हैं, एक तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे डेरिवेशंस में बता चुकी हूँ कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रही हूँ कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय यूजिंग combined equation of first and second law of thermodynamics। जिसको भी नहीं पता कि ये इक्वेशन हमारी कैसे आती है वो आप लास्ट लेक्चर्स में देख लेना, वहां पर मैंने बहुत बार ड्राइव की है। वो इक्वेशन हमारी क्या आती है, उसमें आता है आपका TdS इज इक्वल टू du प्लस pdv, और कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। उन दोनों को हमने साथ में कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन हमारी TdS इज इक्वल टू du प्लस pdv, जिसको भी अभी भी कंफ्यूजन है आज और रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या होता है आपका फर्स्ट लॉ, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो है आपका dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। और du प्लस pdv कब होता है, मतलब ये प्लस फॉर्म में कब आता है, अगर मैं यहाँ पर अज्यूम करके चलती हूँ अगर मेरा वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा हो तो हमारे पास इक्वेशन होती है dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। और सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें या एंट्रोपी इक्वेशन की हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t। यहां से आपकी TdS किसके इक्वल आ जाएगा, TdS इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल। और अगर मेरा यहाँ पर भी हीट रिवर्सिबली एक्सचेंज हो रही है तो यहाँ से TdS इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल, तो इसका मतलब dq रिवर्सिबल की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, TdS की। और यहाँ जब हम TdS वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन यही आ जाएगी, TdS इज इक्वल टू du प्लस pdv। तो अब ये वैल्यू को हमें, ये इस इक्वेशन को हमें यूज करना है कहाँ पर, इस इक्वेशन में TdS की जगह अगर मैं ये du प्लस pdv वैल्यू पुट कर दूं या du प्लस pdv की जगह TdS वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि तीनों ही फैक्टर्स हमारे इस इक्वेशन में है, du प्लस pdv, यहाँ पर TdS है। हम इस फैक्टर की जगह वैल्यू पुट करेंगे TdS, तो dg किसके इक्वल आ जाएगा, dg इज इक्वल टू TdS प्लस du प्लस pdv की जगह पुट किया ना, तो ये वाले दोनों फैक्टर्स की जगह क्या आ गया, TdS, फिर प्लस vdp माइनस TdS माइनस SDT। TdS से TdS कैंसिल हो जाएगा, आपके पास dg सिर्फ किसके इक्वल बचेगा, dg इज इक्वल टू vdp माइनस SDT। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, dg इज इक्वल टू vdp माइनस SDT। अब देखो ये भी हमने एक तरह से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन कैलकुलेट की है। यहाँ से क्या किया, जस्ट रीअरेंज किया है कि g इज इक्वल टू h माइनस ts हमें पता था, वहां पर हमने h की वैल्यू पुट की जो कि ऑलरेडी हमें पता है u प्लस pv के इक्वल, u प्लस pv वैल्यू पुट की माइनस ts। फिर इसके बाद हमने इनको जस्ट डिफरेंशिएट किया है और हमें इन इक्वेशन मतलब ये डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी इक्वेशंस आई, जो भी फैक्टर्स हमारे आए हैं, उन फैक्टर्स की कुछ वैल्यूज हमें पता थी कहां से, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंबाइंड रिलेशन से। तो वो वैल्यू हमने जब यहाँ पर पुट की तो हमारी रीअरेंज करके ये इक्वेशन आ गई है। तो dg किसके इक्वल आ चुका है, vdp माइनस SDT के इक्वल आ गया है। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में, एक इक्वेशन ये आ गई है चेंज के फॉर्म में। अभी भी हम अपने रिजल्ट की तरफ तो नहीं गए हैं, तो अब आपको यहाँ तक आने का क्या रीजन था आपका, क्योंकि आपने कहा था कि जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है उसमें आपको चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चाहिए। तो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कब चाहिए, मतलब कब आ सकता है हमारे पास, अगर वो टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट होता है, उसके साथ वेरी करता है, तो मेरा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन होगा टेम्परेचर का। तो यहाँ पर अब जो आपके सामने इक्वेशन आई है ना, इस टाइप की इक्वेशंस आपके पिछले डेरिवेशंस में भी आई थी। वहां पर आप क्या करते थे, वहां पर एक बार p को कांस्टेंट लेते थे और dp को 0 करके ये वाली इक्वेशन के फॉर्म में रिजल्ट आ जाता था, और एक बार क्या करते थे टेम्परेचर
करते आ रहे हैं हम। तो अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन आप मतलब आपको अपने दिमाग से काम लेना कि हमें पूछा क्या है हमसे। तो वो तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर की बात कर रहा है तो यहाँ पर प्रेशर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है प्रेशर का। तो आप डायरेक्ट प्रेशर को कांस्टेंट कर दो और टेम्परेचर की फॉर्म में अपने रिजल्ट को लेके आओ। तो यहाँ देखिए आपके पास इक्वेशन है dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा यहाँ पर प्रेशर का कोई काम नहीं है, जो इक्वेशन हमने डिराइव करनी है अगर मुझे उसका मोटिव भी पता है कि उसका मोटिव है टेम्परेचर का फंक्शन बनाना गिब्स फ्री एनर्जी को, तो यहाँ पर प्रेशर का कोई भी मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर कांस्टेंट है दैट इज dp इज इक्वल टू 0, और अगर dp 0 है तो मेरा ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से dg किसके इक्वल आ गया, माइनस sdt के इक्वल आ गया। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन तो लगा ही चुके हो, बस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कर्ल g बाय कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, यहां पर जब आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डिवाइडेड बाय dt, वो हमारा क्या बनाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 वैल्यू देगा और माइनस s यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो आपके पास इक्वेशन आई कर्ल g बाय कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस s, ये इक्वेशन आई है। ध्यान से देखिए सभी कि यहाँ से हमने प्रेशर को कांस्टेंट क्यों किया है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें नहीं देने वाला था, इसीलिए हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर कांस्टेंट करने के बाद मेरे पास रिलेशन ये आई है। अब हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए, ना कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ना कि हमें गिब्स फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे गिब्स फ्री एनर्जी जो कंप्लीट जी वैल्यू है वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें गिब्स फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड है और ये वैल्यू हमारी क्या आई है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, नॉट अ चेंज। यहाँ सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ रही है, चेंज की वैल्यू नहीं आई है। बट अगर चेंज की वैल्यू नहीं आई है तो हम इसको चेंज की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें एक जनरल इक्वेशन मिल चुकी है। क्या जनरल इक्वेशन मिली है कि चेंज इन डिफरेंशिएट करें अगर हम g को विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो हमें एंट्रोपी में कितना वैल्यू डिक्रीज आई है वो मतलब वो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। अगर ये एक जनरल इक्वेशन है, कैसी है, एक जनरल इक्वेशन है, तो इसको हम एक इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट के लिए भी लिख सकते हैं। तो सपोज क्या अभी हमने अज्यूम किया ही था कि इनिशियल स्टेट में मेरी गिब्स फ्री एनर्जी g1 है और हमारा फाइनल स्टेट में g2, एंट्रोपी s1 थी इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में आपकी एंट्रोपी s2 थी। तो यहाँ पर वही कंडीशंस लगाओ, एट इनिशियल स्टेट कर्ल डेल्टा g1 बाय कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर, वो मेरा माइनस s1 के इक्वल आएगा और फाइनल स्टेट पर कर्ल डेल्टा नहीं आएगा, कर्ल g2 बाय कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मेरा माइनस s2 के इक्वल आएगा। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, ये सभी को समझ आया, क्योंकि हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो आ चुका है, हमें चेंज चाहिए, तो हमें इनिशियल वैल्यू का पता होना चाहिए और फाइनल वैल्यू का पता होना चाहिए, तब हम उन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास दो रिजल्ट्स आ चुके हैं और अगर मुझे चेंज कैलकुलेट करना होता है तो चेंज के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल
स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। और अब आपको जस्ट क्या करना है, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देनी है। इस इक्वेशन से जब ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो G2 वाले फैक्टर में से G1 वाला फैक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब फाइनल वाली गिब्स फ्री एनर्जी में से इनिशियल वाला गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होते ही वहां पर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो वही चीज करनी है अब आपको। इस इक्वेशन से इक्वेशन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से कर्ल डेल्टा G2 बाय कर्ल T, वही सेम चीज करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस कर्ल डेल्टा कर्ल G1 बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट माइनस S2 माइनस ऑफ S1। नेगेटिव साइन ऑलरेडी था ना इनके पास, तो यहां पर आ गया माइनस S2 माइनस ऑफ S1। अब इसमें देखो क्या मैं इसको लिख सकती हूं, कर्ल बाय कर्ल T ऑफ G2 माइनस G1, क्योंकि सेम ही टर्म है, सेम ही फैक्टर हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सेम ही फैक्टर के साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ल G2 माइनस G1 बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हमने इसको इसके इक्वल लिखा तो G2 माइनस G1 तो किसके इक्वल होता है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहां आ जाएगा कर्ल डेल्टा G बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, माइनस S2 माइनस प्लस S1, ये इसके इक्वल आया। यहां पर नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो S2 माइनस S1 के इक्वल आएगा, और S2 माइनस S1 फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी, दोनों की एंट्रोपीज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है, चेंज इन एंट्रोपी। तो यहां पर आपकी इक्वेशन आएगी माइनस डेल्टा S। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या रिजल्ट मिला है हमें, ये जो रिजल्ट आया है ये क्या रिजल्ट मिला है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आपको मिल गया। क्या मिला देखो, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन है टेम्परेचर का तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएगा ना, अगर टेम्परेचर का फंक्शन ही ना हो तो डिफरेंशिएशन पे कोई रिजल्ट ही नहीं मिलना चाहिए, फिर तो हमें रिजल्ट 0 मिलना चाहिए। बट यहाँ पर हमारा किसी फैक्टर के इक्वल आ रहा है, और अगर किसी फैक्टर के इक्वल आया है दैट मींस ये फंक्शन नया किसका है, टेम्परेचर का। और ये देखो किसके इक्वल आया है ये फैक्टर, माइनस डेल्टा S के इक्वल आया और माइनस डेल्टा S के इक्वल आया। इसका मतलब क्या मैं इस माइनस डेल्टा S की वैल्यू को, ध्यान से सुना, क्या मैं इस माइनस डेल्टा S की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया था, क्या हम वहां पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? क्या माइनस डेल्टा S वहां पर है, ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पर माइनस डेल्टा S, और माइनस डेल्टा S की जगह आप ये वैल्यू जब पुट करोगे तो आपके सामने रिजल्ट देखो क्या आएगा, रिजल्ट हमारे सामने आएगा जब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H का एज इट इज रहेगा, माइनस डेल्टा S है, तो जब माइनस डेल्टा S की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो हमारे फैक्टर को प्लस बना देगा, तो T डेल्टा S की वैल्यू क्या है, ये वाला फैक्टर, तो T मल्टीप्लाइड बाय कर्ल डेल्टा G बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन आपको मिली, और इस इक्वेशन को ही आप बोलते हो, इस इक्वेशन को बोलते हो आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और क्यों बोला गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में क्या स्टडी किया गया है, चेंज इन डेल्टा G के बारे में स्टडी किया गया है, जिसमें की बात की गई है कि डेल्टा G या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एक फंक्शन है टेम्परेचर का, मतलब डेल्टा G को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बिहेव कराया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो वो चीज आपने यहाँ पर प्रूव कर दी कि डेल्टा G एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, तो इसी इक्वेशन को बोलते हो आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब इसमें देखो
यहाँ तक अगर वो आपसे एग्जाम में सिर्फ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पूछ रहा है तो यहाँ तक की डेरिवेशन आपको करनी है और यहाँ तक आपकी इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। बट एक चीज नोटिस करने की है इसमें कि यहाँ पर डेल्टा जी भी है, देखो डेल्टा जी भी है और डेल्टा जी एज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी एग्जिस्ट कर रहा है कि यहाँ पर डेल्टा जी टेम्परेचर के साथ वेरिएंस भी इसी इक्वेशन में है और यहाँ पर सिंपल डेल्टा जी भी है। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा ना चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो बेसिकली इक्वेशन तो हमारी यही है, जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो तो यही है, बट इसमें क्या करें हम, थोड़ा सा इसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास डेल्टा जी भी है, एज अ प्योर फॉर्म डेल्टा जी भी है और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट की फॉर्म में भी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है तो हम कोशिश करते हैं कुछ रीअरेंजमेंट्स का यूज करके कि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म में हमारे पास डेल्टा जी मिले। और एक ही फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? अगर ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है तो उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि मेरा डेल्टा जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम इसको एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर की फॉर्म में अगर रखना चाहें तो हम इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो क्या कर सकते हैं। डेल्टा जी, इस इक्वेशन को ना, पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय टी स्क्वायर से ओवरऑल डिवाइड करते हैं अगर हम इस इक्वेशन को, तो डेल्टा जी बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी स्क्वायर प्लस टी बाय टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय टी और साथ में ये फैक्टर कर्ल डेल्टा जी बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, आपके पास ये वेक्टर आएगा। अब इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम। क्या रीअरेंजमेंट कर रहे हैं? ये वाले फैक्टर को अगर मैं इधर ले आऊं, नहीं ये वाले फैक्टर को हम इधर ले जाते हैं, तो डेल्टा जी और ये वाला फैक्टर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ले आऊं तो माइनस डेल्टा एच बाय टी स्क्वायर और ये वाले फैक्टर को हम राइट हैंड साइड में अगर ले जाएं तो 1 बाय टी कर्ल डेल्टा जी बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस, ये इधर से जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ, माइनस डेल्टा जी बाय टी स्क्वायर। ये इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें देखो हम क्या चेंज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ओवरऑल, ये दोनों फैक्टर्स को, क्या इन दोनों फैक्टर्स को मैं लिख सकती हूँ? पहले देखिए किस फॉर्म में, क्या मैं इन दोनों फैक्टर्स को ओवरऑल लिख सकती हूँ? कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ डेल्टा जी बाय टी, कर्ल डेल्टा जी बाय टी, क्या इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है? देखो आप इसको एज अ, ये डेल्टा जी है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो यहाँ पर भी इसमें भी हमारा चेंज होगा, वेरिएंस होगा, ये भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये भी हमारा टेम्परेचर के साथ अगर वेरी कर रहा है तो डिफरेंशिएशन का इफेक्ट इस पे भी पड़ेगा और टेम्परेचर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने पर जब इसको आप फर्स्ट फंक्शन और इसको आप सेकंड फंक्शन मान सकते हो, मतलब कैसे देखो, डेल्टा जी इंटू 1 बाय टी मान के चल सकते हो, कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ डेल्टा जी इंटू 1 बाय टी, इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना इस वाले वेक्टर को। अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं कह दूं फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं कह दूं सेकंड फंक्शन। तो आप जब भी डिफरेंशिएशन करते हो, प्रोडक्ट रूल जब लगाते हो तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो यहाँ पर आएगा डेल्टा जी एज इट इज और माइनस साइन के साथ टी स्क्वायर। एक तो फैक्टर यही आया, इसको मैं तुमको ऊपर सॉल्व करके दिखाती हूँ तब समझ आएगा आप लोगों को। देखो क्या कोशिश कर रहे हैं हम, इस फैक्टर को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कह रही हूं कि क्या इस फैक्टर को लिखा जा सकता है कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ डेल्टा
डेल्टा जी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t आता है मेरा 1/t स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस साइन लगता है, प्लस के बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब 1/t मेरा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कर्ल डेल्टा जी बाय कर्ल t, ये आ गया। और क्या यहाँ पर भी सेम यही चीजें हैं, ये मैंने पहले लिखा हुआ है 1/t कर्ल डेल्टा जी बाय कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारी यहाँ पर कंडीशन चल रही है, चलो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर आ गया, माइनस डेल्टा जी बाय टी स्क्वायर। तो इस फैक्टर की जगह जस्ट हम लिख सकते हैं ये वाला फैक्टर, और अगर हम ये फैक्टर लिख सकते हैं, अगर हम इसकी जगह ये फैक्टर लिख सकते हैं तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, माइनस डेल्टा एच बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल टी डेल्टा जी बाय टी, इसके इक्वल आ गई। इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जी इन्वॉल्व है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसमें हमारा सिंपल डेल्टा जी इन्वॉल्व नहीं है, जो कि हमारा इक्वेशन में था। क्या इक्वेशन थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी कर्ल डेल्टा जी बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इक्वेशन थी हमारी गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में डेल्टा जी भी था और डेल्टा जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी था, तो ये दोनों फैक्टर्स थे। हमने इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और सिंप्लीफाई करके हमने कहा कि भाई इनमें से किसी एक टर्म में रख लेते हैं, तो एक टर्म में हमने किस फॉर्म में रखा कि एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रख लेते हैं, क्योंकि हम गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात कर रहे हैं और गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बनी ही किस लिए थी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कंसीडर किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट आ गया लास्ट में ये, और जिसके अकॉर्डिंग मेरा चेंज इन मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में रिलेशन आई है सिर्फ, और हमारा एंथैल्पी की फॉर्म में रिलेशन आई, ये एग्जैक्ट वैल्यू वाला फैक्टर नहीं रहा। तो यहाँ तक आपका एक चेंजिंग फॉर्म आ गई गिब्स फ्री एनर्जी की, सॉरी गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। अब इसके बाद थोड़ा सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि कुछ और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं। उससे पहले एक चीज और देखो, ये हमने इक्वेशन डिराइव की है गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर। आपने गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन पढ़ी थी, G इज इक्वल टू H माइनस TS, और उसको यूज करके आप गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तक पहुंच गए। आपने ना इस गिब्स फ्री एनर्जी के साथ एक टर्म और पढ़ी थी नई, वो क्या था, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ना, तो वो इक्वेशन क्या थी, U माइनस TS, ये इक्वेशन थी ना। जैसे जैसे जो स्टेप्स आपने इस पर लगाए हैं गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तक जाने के लिए, वही सारे स्टेप्स अगर आप इस पर भी लगाओगे, इस पर भी अप्लाई करोगे, तो आपके पास इसकी फॉर्म में, मतलब ए की फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा। वो क्या आएगा आपका, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी, सॉरी प्लस टी कर्ल डेल्टा ए बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको भी बोला जाता है आपकी गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ये आपकी गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ये दोनों इक्वेशंस आपसे इनमें से कोई भी पूछ सकता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वेशंस का सेम प्रोसीजर रहेगा सॉर्ट आउट करने का या डिराइव करने का, सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर आप ये वाली इक्वेशन लेके चलोगे तो लास्ट में इस रिजल्ट तक पहुंचोगे, और अगर आप ये वाली इक्वेशन लेके चलोगे तो लास्ट में इस रिजल्ट तक पहुंचोगे। अदरवाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डेल्टा जी आया है रिलेशन में, यहाँ पर डेल्टा ए और डेल्टा ए आया है। इसमें ऑलरेडी एच था तो डेल्टा एच आया साथ में, इसमें यू है तो साथ में यहाँ पर डेल्टा यू आया है। अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी प्लस साइन आया था लास्ट में रिजल्ट में। तो आपके पास सेम ही रिजल्ट्स आएंगे दोनों के दोनों। आप किसी के लिए भी आप गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। गिब्स और हेल्महोल्ट्ज, ये देखो गिब्स फ्री एनर्जी थी, ये आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन था। इन दोनों के लिए सेम टाइप का रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब सेम टाइप के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सेम टाइप के फैक्टर वहां पर काम करते हैं, इसीलिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और अगर वो आपसे पेपर में पूछता है डायरेक्ट नाम से कि गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को डिराइव करो, तो इसको डिराइव करना, किसको ड्राइव करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी कर्ल डेल्टा जी बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको इसको ड्राइव करना है। अब इसके बाद मैथमेटिकल रिलेशंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आती है इनकी
एप्लीकेशंस कि हम इनको मतलब हमने डिराइव तो कर लिया है, बट इनको यूज कहाँ करते हैं, किस लिए डिराइव की गई हैं ये चीजें, तो इन मतलब ये दोनों ही इक्वेशंस। तो यहाँ पर सबसे पहली एप्लीकेशन क्या रहेगी आपकी, अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो आपकी सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या रहेगी, इसमें अगर आपको डेल्टा ए पता है या डेल्टा जी पता है, ध्यान से सुनो, डेल्टा ए पता है या डेल्टा जी पता है, सॉरी डेल्टा एच पता है या डेल्टा यू पता है। अगर डेल्टा एच पता होगा तो आप डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हो, और डेल्टा यू अगर आपको पता होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर देखो कांस्टेंट चल रहे हैं हमारे एक फैक्टर में, तो हमारा यहाँ पर ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेल्टा एच पता हो या डेल्टा यू पता हो, तो आप डेल्टा जी और डेल्टा ए वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट मतलब आपकी एप्लीकेशन तो यही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आती है कि सपोज आपको ये वाला फैक्टर पता है, आपको ये वाला फैक्टर गिवन है कि हमारा गिब्स फ्री एनर्जी कोएफिशिएंट जो है वो अगर आपको गिवन है, और साथ ही साथ अगर आपको डेल्टा जी गिवन है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं कि डेल्टा जी कोएफिशिएंट पता है, डेल्टा जी कोएफिशिएंट का मतलब ये वाला फैक्टर, अगर डेल्टा जी कोएफिशिएंट पता है और गिब्स फ्री एनर्जी पता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डेल्टा जी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा सुन लो, ध्यान से सुनना, अगर आपको डेल्टा जी कोएफिशिएंट पता है और गिब्स फ्री एनर्जी पता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इस इक्वेशन की हेल्प से गिब्स फ्री एनर्जीज को डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अगर आपको डेल्टा जी वैल्यू पता है, यहां से अगर आप डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, थर्ड एप्लीकेशन बता रही हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आप उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कहा, अगर आपने डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ईएमएफ वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो चेंज इन या डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू जो है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो किसके इक्वल होती है, NF इंटू ई के इक्वल होती है, जहां पर आपका E क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बाकी तो आपका वही है कि भाई ये वैल्यूज पता है तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन किस फॉर्म में जाएगी कि हम ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि डिक्रीज इन डेल्टा जी वैल्यू इक्वल होती है NF इंटू ई के, यहां पर E क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है फैराडे कांस्टेंट की, 96500 कूलम्स, 96500 कूलम्स। उसके बाद N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इसका मतलब अगर मुझे डेल्टा जी वैल्यू पता है, N वैल्यू पता है, F ऑलरेडी आपका कांस्टेंट होता है, तो वहां से आप E वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब क्या, माइनस NFE इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T कर्ल डेल्टा G बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा G की वैल्यू यहाँ भी हम जब पुट करेंगे तो NF जो है हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर E बाय कर्ल T, और ये हमारा क्या होगा, ईएमएफ कोएफिशिएंट होगा। ईएमएफ कोएफिशिएंट अगर आपको पता है, N पता है, डेल्टा H पता है, तो वहां से आप ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी कि इसकी हेल्प से, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की हेल्प से हम ईएमएफ ऑफ सेल तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका टॉपिक हुआ आज का कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू।
और ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो आज के लिए थैंक यू ओपी के लिए।